So our today lecture is the third lecture in the series of linear physiology lectures, and in this lecture we will specifically discuss the transport of iron or reabsorption of iron, specifically the sodium, potassium, along with the other organic and non-organic molecule across the nephron. So let's have a start. So the first one is the important, that is sodium. तो सोडियम को याद रखें कि इसकी रीअब्जॉर्प्शन कैसी है कि 67% ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन इसकी होती है प्रॉक्सिमल में, ठीक है। ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, नॉट कन्वर्टेड, सॉरी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अच्छा, फिर जो है इसकी थिक असेंडिंग लिम्ब में 25% ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। फिर डिस्टल में 5% और कलेक्टिंग में 3%. सो इफ वी सम ऑफ ऑल दी 67, 25, 5 and 3%, दिस बिकम्स 100%. सो जो हमारे साथ 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम है या टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम है, अगर हम उसको परसेंटेज में ले लें तो प्रॉक्सिमल में सबसे ज्यादा, फिर थिक असेंडिंग लिम्ब में, फिर डिस्टल, फिर कलेक्टिंग डक्ट में। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपने यहाँ पे याद रखना है कि देखिए सबसे ज्यादा सोडियम यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द एडीएच एंड अल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, ठीक है। इसका मतलब ये कि इतना सारा सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो इसके साथ इतना ज्यादा वाटर ही एब्जॉर्ब होगा। तो वेन एवर यू आर आस्क्ड के सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कौन सी जगह पे होता है, सो फॉरगेट अबाउट वेयर द एडीएच एक्ट, इट इज दिस पोर्शन के जहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। नाउ अब इन सारे कंपोनेंट्स को हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को हम टू में कैटेगरी डिवाइड करते हैं, एक है अर्ली में और एक है लेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो अर्ली प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में हमारे साथ टू टाइप्स ऑफ पंप्स हैं। एक है हमारे साथ सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट और दूसरा है को ट्रांसपोर्ट। तो काउंटर ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि अगर सोडियम इनसाइड जाता है तो हाइड्रोजन आउटसाइड आता है, इसलिए इसको काउंटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। So it is one amount important counter transport in the early proximal tubule, ठीक है। रिमेनिंग जितने भी है वो सारे हैं को ट्रांसपोर्टर्स। को ट्रांसपोर्टर्स का मतलब है कि अगर सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो इसके साथ अदर मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे। तो ये हर एक मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट पंप होता है, लेकिन टू मेक इट इजियर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल समराइज वो किए हुए हैं, सम अप किए हुए हैं, ठीक है। तो एक है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, मतलब सोडियम अंदर जाएगा तो ग्लूकोज लेके जाएगा। सोडियम अमाइनो एसिड, मतलब सोडियम जाएगा तो अमाइनो एसिड लेके जाएगा। सोडियम और बाइकार्बोनेट, तो सोडियम जाएगा अंदर तो बाइकार्बोनेट साथ लेके जाएगा, ठीक है। और वही इंपॉर्टेंट बात कि सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगी वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ही होगी। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन, दैट इज लेट ट्यूब्यूल। तो लेट ट्यूब्यूल में हमारे साथ एक को ट्रांसपोर्टर है जो है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। इसका मतलब है कि सोडियम सेल के अंदर जाएगा तो क्लोराइड अपने साथ लेके जाएगा। अच्छा, द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज द थिक एसिडिक लिम्फ, जो कि हमने उधर पढ़ा, और हमने कहा कि यहाँ पे 25% एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम होती है। याद रखिए कि यहाँ पे जो पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन है दैट इज 20%, और वो 20% इसलिए है कि ये भी पोटेशियम जो है ये भी एब्जॉर्ब 25% ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक लीकी चैनल है, 5% जो है ये लीक बैक करता है थ्रू दैट चैनल, सो द नेट एब्जॉर्प्शन बिकम 20%, ठीक है। और दिस एरिया जो है थिक असेंडिंग लिम्फ, जहाँ पे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर है, इसको हम ट्रिपल ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ आयन ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। और फिर वही सेम बात हमने लिखी है कि पोटेशियम 25% एब्जॉर्ब होता है, लेकिन उसमें से जो 5% लीक बैक कर जाता है, so the net absorption is 20%. Now let's come to the early distal tubule. तो अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल में हमारे साथ एक सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है। once again this segment is near to thick ascending limb, so it will also be impermeable to water, and this segment is the area where thiazide diuretics acts. तो वही सोडियम है और क्लोराइड है और को ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। Now let's come to the late distal tubules and collecting duct. तो यहाँ पे हमारे साथ टू इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। जब हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा है कि एक होते हैं हमारे साथ प्रिंसिपल सेल्स और एक होते हैं इंटरकलेटेड सेल। प्रिंसिपल सेल में जिस तरह के हमारे साथ अर्ली प्रोक्सिमल में सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट होता, यहाँ पे हमारे साथ सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है, एंड दैट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्डोस्टेरोन। होता क्या है कि हमने अल्डोस्टेरोन में पहले ही पढ़ा था कि अल्डोस्टेरोन का नेट इफेक्ट ये होगा कि ये बॉडी के अंदर सोडियम लेके जाएगा और एक्सक्रीट करेगा पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। और पोटेशियम हाइड्रोजन कैसे एक्सक्रीट करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे होता है कि यहाँ पे ये पोटेशियम बाहर लीक हुआ, तो ये पोटेशियम फिर क्या करेगा कि ये इसमें से सम ऑफ इट्स अमाउंट विल गो इनसाइड एंड
hydrogen will leak outside from the intercalated cell और this is called hydrogen potassium ATPase। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ कि सोडियम भी बाहर, पोटेशियम भी बाहर, सॉरी पोटेशियम बाहर, हाइड्रोजन बाहर और सोडियम इनसाइड। सो देयर इज सोडियम एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द potassium and hydrogen. So we call it if there is excess of aldosterone we call it hypernatremia, hypokalemia and alkalosis। ठीक है, हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो अल्कालोसिस ही होगा। So hope the principal cell and intercalated cell is explained. Now let's come to the next point, that is potassium across the nephron, or in simple words we can say कि पोटाशियम कैसे across the nephron absorb होता है। तो इसकी वही 67% जिस तरह सोडियम की थी proximal में, in the same very way to the same transporter coupled with the sodium इसकी वो होती है absorption होती है। ठीक है, reabsorption to be more specific। अच्छा फिर क्या है thick ascending limb में, तो हमने कहा था कि 25% रीअब्जॉर्प्शन ये होती है, लेकिन इसमें 5% लीक बैक करता है, तो नेट हमारे साथ 20% बचता है सोथिक असेंडिंग में 20%। अच्छा ये जो यहाँ पे 1 to 10% पोटाशियम एक्सक्रीशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन डाइटरी पोटाशियम। इसका मतलब ये है कि अगर आप पोटाशियम इनटेक जो है वो ज्यादा है तो बॉडी कम एब्जॉर्ब करेगी और आपका ज्यादा पोटाशियम यूरिन में एक्सक्रीट होगा, एंड दिस पोटाशियम में गोज एज हाई एज 110%। ठीक है, और अगर आपका पोटाशियम इनटेक जो है वो है कम, तो इसका मतलब ये है कि पोटाशियम इनटेक कम है, सो देयर विल बी अ लॉट मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द पोटाशियम और आपका एक्सक्रीशन एज लो एज 1% होगा। सो once again let's study the important points about potassium. Okay, 67% from the proximal convoluted tubule, 20% from the thick ascending limb, and that is actually 25%, but 5% through leaky channels leak back into the tubule। ठीक है, so reabsorption is the net is there is 20% reabsorption from the thick ascending limb। और जो हमारे साथ एंड में एक्सक्रीशन है पोटाशियम की, तो हमने कहा कि दैट एक्सक्रीशन इज फ्रॉम 1 to 110%, and that 1 to 110% is dependent upon the dietary intake. If the dietary intake is high, there will be high loss of potassium into the urine. If the dietary intake is low, there will be low loss as much as 1% into the urine। नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लिनिकली भी और एग्जाम वाइज भी जो जिससे आप लोग की जान नहीं छूटनी, दैट इज हाइपोकेलीमिया एंड हाइपरकेलीमिया। तो हाइपोकेलीमिया के क्या काजेस हमारे साथ क्या है, इंसुलिन है, बीटा 2 एगोनिस्ट है और बाइकार्ब है। ठीक है, या इन सिंपल वर्ड वी कैन कॉल अल्कलोसिस। तो ये सारे क्या करते हैं, दे पुशेस पोटेशियम इनटू द सेल एंड रिजल्ट इन हाइपोकेलीमिया। तो ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेट्स सपोज मैं आपको इंसुलिन और बीटा 2 एगोनिस्ट का बताऊं, तो बीटा 2 एगोनिस्ट एक्चुअली क्या करता है कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है उस फॉर्म को एक्टिवेट करता है, तो सोडियम बाहर निकालता है और पोटेशियम अंदर करता है। सो ट्रांजिएंट डिक्रीज इन द बॉडी, पोटेशियम कर लेता है तो सोडियम ज्यादा करता है और पोटेशियम कम कर देता है। और आप लोग को याद हो तो कुछ इस तरह का इफेक्ट अल्डोस्टेरोन का भी था, और थ्रू एग्जैक्टली द सेम वे इंसुलिन भी अपना एक्ट करता है। इसलिए सम बुक्स में लिखा है कि इंसुलिन एक्ट्स एज ए वीक मिनरलोकॉर्टिकाइड। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट कि इंसुलिन acts as weak mineralocorticoid just because it can cause hypernatremia, hypokalemia। Now let's come to the bicarb। So bicarb also pushes potassium into the cell। ठीक है, और वो भी रिजल्टिंग इन हाइपोकेलीमिया। अच्छा फिर है ड्रग्स लाइक थायजाइड डायरेटिक्स हैं या लूप डायरेटिक्स हैं, दे काज हाइपोकेलीमिया बाय इंक्रीज इट्स सिक्रीशन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, या टू बी स्पेसिफिक एक्सक्रीशन आउट ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है कि हमने लेट सपोज हम थायजाइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर था, और इसको अगर थायजाइड क्या फुरसमाइड ब्लॉक कर ले तो ये सोडियम भी यूरिन में जाएगा, पोटेशियम भी और क्लोराइड भी, एंड दैट में रिजल्ट इन hypokalemia. So the same very way thiazide also decreases the reabsorption of the potassium, and thus the potassium is excreted into the urine। ठीक है, now let's come to the hyperkalemia causes। So this is opposite to the hypokalemia। तो अब क्या इंसुलिन डिफिशिएंसी कौन सी कंडीशन में होती है, टू बी मोर स्पेसिफिक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, द यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर बिकॉज बीटा ब्लॉकर्स आर अपोजिट टू द बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, और फिर वहां पे अल्कलोसिस था, तो यहाँ पे एसिडोसिस कैन काज
हाइपो hyperkalemia. अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कंसेप्ट. लेट्स सपोज ये सेल है और ये एक ट्रांसपोर्टर है जिसको हम हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो तो हाइड्रोजन इन जाएगा, ठीक है, और पोटेशियम को सेल से बाहर निकालेगा. तो देट वेरी वे एसिडोसिस काजेज हाइपरकेलीमिया. अब अगर हम अल्कलोसिस करेंगे तो अल्कलोसिस में हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बहुत कम हो जाती है, ठीक है. तो क्या होता है कि ये सेल है, तो सेल से हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा टू कंपनसेट फॉर दिस लो हाइड्रोजन. तो इन रिस्पॉन्स किया जाएगा, पोटेशियम विल गो इनटू द सेल. दैट इज व्हाई बाइकार्बोनेट कैन कॉज हाइपोकेलीमिया. अच्छा, हमें पता है कि देयर आर ड्रग्स लाइक स्पाइरोनलैक्टोन एंड डिजिटेलिस दैट कैन कॉज हाइपरकेलीमिया. और सेल लाइसिस, तो सेल लाइसिस का हमें पता है कि ये सेल जो है इट इज वेग ऑफ पोटेशियम, लाइक वी कैन से आरबीसी. जब ये सेल ब्रेक होता है, सेल लाइसिस होती है, so there is a lot more release of potassium into the blood, and that can result in hyperkalemia. With this we come to the end of the lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.